सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस नादर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द केस स्टडीज। ठीक है, अब आई होप दैट केस स्टडी के वीडियोस आप सब लोग देख रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। इस केस स्टडी के वीडियो से आपको पता चलेगा भैया कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं एग्जामिनर, राइट कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एंड देन हाउ टफ आर द क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, राइट पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोग को मैं सिखा दे रहा हूँ इन द केस स्टडी वीडियोस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये सारे केस स्टडी के वीडियोस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं ये सारे जो केस स्टडीज़ के वीडियोस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको फैमिलियर करवाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, सो दैट एग्जामिनेशन के वक्त जब आप बैठोगे तब आपको कोई पराया फील ना हो, क्वेश्चंस को देखकर ऐसा ना लगे कि ये मेरा सौतेला है, आपको ऐसा ही फील होगा कि ये मेरा अपना है क्वेश्चन पेपर। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे एंड इट विल हेल्प अस एंड ऑल्सो द स्टूडेंट इन दियर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग चैप्टर टू एंड चैप्टर 3 करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 डील करता है अपना शेयर कैपिटल के साथ एंड चैप्टर 3 डील करता है अपना मेंबर्स के साथ। ठीक है, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो ये दो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले। इन दोनों चैप्टर में से ज़्यादा कुछ मतलब भयंकर वाला केस स्टडी जो है वो नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर। तो वो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ एंड ये सारे जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो आप अगर आप 2019 एंड 2020 के पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ सो दैट आपको लगे कि भैया आईसीएस से जो पेपर सेट करते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना कि सर्टेन मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर अलाउड टू ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी टू द पब्लिक। ठीक है, सच ऑफर डॉक्यूमेंट इज डीम टू बी ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो यहां पे लिख देंगे क्वेश्चन के ऊपर कमेंट। ठीक है, अब बच्चे बताएंगे हमको कि ये कौन से सेक्शन का है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है भैया? ऑफर फॉर सेल ये होता है कि ये शेयर होल्डर है, इसके पास 1000 शेयर्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1000 शेयर्स है। अब ये जो 1000 शेयर है ये शेयर होल्डर कह रहा है कि ये पब्लिक को सेल कर देगा। ये पब्लिक को सेल करना चाहता है कौन? ये शेयर होल्डर। तो ये शेयर होल्डर जाता है कंपनी के पास और बोलता है कि कंपनी मेरा ये शेयर्स जो है क्या वो आप शेयर्स पब्लिक को सेल कर देंगे? कंपनी कहता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑफर फॉर सेल। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है कहानी में ये होता है कि कंपनी जो है इस पर्सन के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू करता है। समझ में आ रहा है? जितने भी काम काज है वो इस पर्सन के बिहाफ पे ये कंपनी करता है। समझ में आ रहा है? और जितने भी एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का वो इस पर्सन से ले लेता है कंपनी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये छोटा सा कंसेप्ट है, हम लोगों ने देखा है। अब समझदार वाले बच्चे बताएंगे कि ये सेक्शन कौन सा है। ठीक है, सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो आपको सेक्शन 28 में जो कुछ भी लिखा है वो आपको लिख डालना है। प्रोविजन में क्या लिखा है? यही लिखा है। ठीक है, मैं प्रोविजन आप लोग को दिखा देता हूं फटाफट। ये देखिए प्रोविजन, ये प्रोविजन है अपने सेक्शन 28 का। अब यहां पर जो लिखा है एग्जैक्टली आप लिख सकते हो अपने एग्जाम हॉल में। क्या लिखना है कि सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप कंसल्टेशन करोगे किसके साथ बताओ ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। टू ऑफर द होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक को ऑफर करना। ठीक है, कौन ऑफर कर रहा है? कंपनी ऑफर कर रहा है या फिर कंपनी शेयर होल्डर के बिहाफ पे ऑफर कर रहा है? याद रखना, ऑफर फॉर सेल जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर के बिहाफ पे ऑफर करता है पब्लिक को। समझ में आ रहा है? तो शेयर द डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल पर्पसेस बी डीम्ड टू बी ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। तो यही तो क्वेश्चन पुट किया गया है। अब इसको बड़ा चढ़ा करके इधर पे एक्सप्लेन करके लिख दिए। ठीक है, पढ़ने लायक है ये लास्ट वाला चीज। तो ये लास्ट वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे। द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द मेंबर वेदर इंडिविजुअल हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर बोथ हो। तो इंडिविजुअल भी ये ऑफर फॉर सेल जो है वो कर सकता है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस के कंपनी, रिलायंस का जो कंपनी है उसके ऊपर टीसीएस ने जो है, टीसीएस का जो कंपनी है उसने
शेयर्स होल्ड करके रखा है रिलायंस का, ठीक है। तो टीसीएस जो है वो भी ऑफर फॉर सेल जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, अंडरस्टैंड ना। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे कंपनी का शेयर जो है वो हेल्ड कर सकता है, ऑब्वियसली बॉडी कॉर्पोरेट का है ही ये पावर, राइट। तो अब देखते हैं, द सेक्शन प्रोवाइड्स मेंबर्स वेदर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट और बोथ whose shares are proposed to be offered to the public shall collectively authorize the company whose shares were offered for sale to the public, ठीक है। तो ऑथराइज करेगा ना, कौन ऑथराइज करेगा, ये पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, वो अब ऑथोरिटी देगा कंपनी को कि भैया हाँ जी आप मेरे शेयर्स को पब्लिकली ऑफर कर सकते हो, टू टेक द एक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफर ऑफ सेल एंड ऑन देयर बिहाफ एंड दे शेल रिइंबर्स द कंपनी ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय इट ऑन द मैटर, ठीक है। जितनी भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी को रिइंबर्स किया जाएगा। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग एंड करते हैं। इसको सेक्शन 28 जो है आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से लिख डालना है। पहला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है, स्पेशली पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको प्रोविजंस याद करना होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविजंस ही है, अगर आप अच्छे से देखो तो क्वेश्चंस को देख कर लगा भैया ये तो प्रोविजन दे के रखा है, हाँ उसके ऊपर कमेंट कीजिए। अब तो आपको लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हम लोग, कहता है कि यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी, वाह क्या बात है। The board of director wants to know the details that should be entered in the register of renewed and duplicate share certificate and the period for which such register should be maintained. तो अपने को बात करना है कि रजिस्टर ऑफ रीन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स रहने वाला है, ठीक है। पहला बात तो ये है कि ये जो रजिस्टर है, अच्छा सेक्शन नंबर बताओ फटाफट, ब्रिलियंट वाले बच्चे बता दीजिए फटाफट सेक्शन नंबर कौन से है। हाँ जी, सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहता है कि आप जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तब आपको एक रजिस्टर रखना होता है जो है SH2 में, SH2 का फॉर्म होता है, उसमें आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। उस रजिस्टर में किसी भी प्रकार का रिन्यूमेंट हुआ है, मतलब रिन्यू हुआ है सर्टिफिकेट, या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस जो है ना, वो सारे चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना होगा, ठीक है। अब ये जो चेंजेस है, ये रिन्यूड का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट को रिन्यूड क्यों करते हैं हम लोग, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास समझिए ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था एक शेयर, अब इस एक शेयर को स्प्लिट करके 4 शेयर बना दिए या फिर 5 शेयर बना दिए, सब डिवीजन हो गया शेयर का, ठीक है। या फिर ये जो सब डिवीजन है इसको हम लोग कॉन्सोलिडेट करके एक शेयर बना दिए, समझ में आ रहा है ना, 4 शेयर 5 शेयर्स को मिला करके एक शेयर बना दिए। तो यहाँ पर 5 शेयर में तो आपका अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट मिलता होगा, राइट। तो उसको हम लोग रिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो चेंजेस आते हैं ना, डिवीजन करना या फिर कॉन्सोलिडेट कर देना, तो या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, तो ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको मेंटेन करके रखना होगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, जो सेक्शन 46 कहता है SH2 में मेंटेन करके रखो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है ना, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, या फिर ये जो शेयर सर्टिफिकेट जिसका है इसका नाम, राइट। तो कब इसको अलॉट किया गया है शेयर्स, ठीक है, कब चेंजेस किया गया, सारे डिटेल्स जो है आपको लिख के रखना होता है एज पर सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और लास्ट यहाँ पर डिटेल्स पूछे क्या क्या लिखना होगा, तो आपको ये सारे डिटेल्स देना होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या क्या डिटेल्स हैं, मैंने अच्छे से ड्राफ्ट करके रखा है, आपको दिखाऊंगा मैं। उससे पहले हम लोग देखते कि लास्ट पूछेगी कितने डेट तक शैल बी मेंटेन्ड, देखो, एंड द पीरियड फॉर विच सच रजिस्टर्ड शुड बी मेंटेन्ड, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कितने समय के लिए इस रजिस्टर को मेंटेन करके रखना होगा, ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर यही है कि ये आपको परमानेंटली मेंटेन करके रखना होगा, परमानेंटली आपको मेंटेन करके रखना होगा, आपके कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के पास रखना होगा, या फिर एनीबडी हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड उसके पास रखना होगा। तो ये है आपके सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट, देखिए इधर पे, ठीक है। एज पर सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 read with rule 6 of the company share capital debenture, every company with a share capital should from the date of its registration, should from the dates of its registration के समय से
स्टार्ट करेंगे क्या करना, मेंटेन करना अ रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। द वर्ड रिन्यूड का मतलब क्या है, इंक्लूड्स कॉन्सोलिडेशन करना, ठीक है, कॉन्सोलिडेट होना सारे शेयर्स को, या फिर सब डिवाइड कर देना शेयर्स को, एंड इशू ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन ली देयर ऑफ। उसके बाद बोले पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट इशूड शैल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर of renewed and duplicate share certificate. Such register shall be maintained in form number SH2 indicating against the name of the person to whom the certificate is issued, right? तो obviously जिसको इशू किया है उसका नाम भी रहेगा, ठीक है, the number and date of issue, ठीक है। उसके बाद किस दिन हम लोगों ने न्यू सर्टिफिकेट जो है वो हम लोगों ने इशू किया, ठीक है, ये सारे इशू देखो इन ली का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट वी आर इशूइंग द न्यू सर्टिफिकेट ऑफ विच द न्यू इन ली ऑफ विच इंस्टेड ऑफ विच द न्यू सर्टिफिकेट इज इशूड, ठीक है, पुराने सर्टिफिकेट के बदले न्यू सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, ठीक है, इशू किया जा रहा है, एंड द नेसेसरी चेंजेस, जो कुछ भी चेंजेस नेसेसरी है, ठीक है, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो ये आपको थोड़ा बहुत लिख के आना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द रजिस्टर शैल बी preserved permanently and shall be kept in the company of company secretary of the company or any other person authorized by the board for the purpose। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना सा है, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो फटाफट, ये एक केस स्टडी है, बहुत इजी सा केस स्टडी है। ये मैंने प्रीवियसली जो है क्वेश्चन पेपर जो मैंने हम लोगों ने टेस्ट लिया है उस टेस्ट में मैंने इसको रखा था, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट में इस क्वेश्चन को रखा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको अंदाजा होगा। ये मैं होमवर्क रखता हूँ आपके लिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस करेंगे लेकिन, ठीक है, जिन बच्चों का मतलब नहीं आ रहा होगा उनको भी आ जाएगा, एक बार डिस्कस करते। सुमित, पुनीत एंड मनमीत वेर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर 500 शेयर, 300 शेयर एंड 200 शेयर। उन लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइबर्स है ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, पहला पहला लोग, पहला पहला मेंबर ये सारे बने, उन्होंने सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम को। कितने शेयर्स के लिए, 500 शेयर्स, 300 शेयर्स, 200 शेयर्स। सुमित ने 500, पुनीत ने 300, मनमीत ने 200। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको पता है कि आपने सब्सक्राइब किया, पैसा तो देना होगा। सुमित एंड पुनीत बॉट द शेयर्स दे हैव सब्सक्राइब, उन्होंने शेयर्स खरीद लिए जो उन्होंने सब्सक्राइब किया था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब प्रॉमिस किया था हम हाँ खरीदेंगे, फ्रॉम द कंपनी। वेयर इज मनमीत बॉट 200 शेयर्स फ्रॉम सुमित, ठीक है, सुनो, सुमित ने प्रॉमिस किया था इनकॉर्पोरेशन के पहले 500 शेयर वो खरीदेगा, पुनीत ने प्रॉमिस किया था 300 शेयर खरीदेगा, मनमीत ने प्रॉमिस किया था 200 शेयर खरीदेगा, ठीक है। सुमित ने 500 शेयर खरीद लिया, ठीक है जी, खरीद लिया, ठीक है। पुनीत ने 300 शेयर खरीद लिया आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, जो प्रॉमिस किया था हाँ खरीदेंगे। मनमीत ने 200 शेयर खरीदा लेकिन कंपनी से नहीं खरीदा, कंपनी से नहीं खरीदा, उसने ये सुमित से 200 शेयर खरीद लिया। समझ में आ रहा है, ये है क्वेश्चन। अब पढ़ते कि लास्ट में क्या लिखे। Will Manmeet be liable to the company for the shares he has not bought from the company? क्या मनमीत लायबल होगा इन 200 शेयर्स के लिए जो मनमीत ने प्रॉमिस किया था कंपनी को हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन लास्ट में तो खरीदा नहीं। तो ये कौन सा सेक्शन हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, ये आपको घर में बैठ के लिखना है, एकदम इजी सा, याद आ रहा है? हाँ जी, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा बताए कि इफ अ कंपनी does not require minimum subscription, it should refund money received from applicants within such time as may be prescribed. Explain the above statement with suitable comments. अब इसको भी होमवर्क के तौर पे हम लोग लेंगे, इतना इजी तो भैया होमवर्क ही देंगे ना। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। ये अपने को पता है भैया, अकाउंट्स वाले बच्चे भैया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो आपको पता है, और अगर साइंस वाले स्टूडेंट है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, उनको भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या पूछा कि इफ ए कंपनी डज नॉट रिक्वायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर ऐसा है, ये कमेंट है, इसमें कमेंट आपको कमेंट करना है कि इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि भैया कम से कम 2 करोड़ का सब्सक्रिप्शन तो होना चाहिए, ये मिनिमम अमाउंट है, लेकिन इतना हुआ ही नहीं, आपको सिर्फ 1 करोड़ का पैसा जो है वो आपको मिला है। तो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड मनी जो आपको
चाहिए था, जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना था, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं। तो जितने भी पैसे आपको मिला, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा आपको मिला 1 करोड़ का हुआ है ना, तो ये 1 करोड़ रुपीस इसको आपको रिफंड कर देना होगा। ये तो कमेंट बोला, सी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, सीधा मतलब कमेंट बोल दिए, बोलो कि ऐसा कुछ है कि नहीं बताओ ज़रा, ऐसा मतलब आपको पूछे तो आपको लिख देना सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा कहता है कि भैया अगर कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो बाकी पैसा रिफंड कर देना होगा, ऐसा लिखा है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देना है। समझ में आ रहा है? ये होमवर्क है, मैंने तो सबको बता ही दिया है लेकिन फिर भी होमवर्क कर लियो घर पे, ठीक है। ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके चैप्टर 2 चैप्टर 3 में से, ठीक है। तो ये अच्छे से स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोग को। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स रहेंगे, वो 2 चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो के नीचे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।